लोकसभा का रण सज चुका है और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पहले चरण की सीटों के लिए सभी दलों के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और यूपी के साथ साथ उत्तराखंड और हरियाणा की सीटों पर बीजेपी जीत को लेकर निश्चिंत है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा है, तो प्रत्याशी भी काम के हिसाब से उतारे गए हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख सामने आ रही है, प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। और चलिए तमाम जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं देहरादून से उपेंद्र राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए, राघवेंद्र देखिए, लोकसभा चुनाव को आप कुछ ही दिनों का समय बचा है, ऐसे में कितने आश्वस्त नजर आ रही हैं पार्टियां? निशा, अगर कितनी आश्वस्त है पार्टियां इस पर विचार करें हम लोग, तो तैयारियों के क्रम में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी अन्य दलों से काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब इतना ही आप समझिए कि इसी 30 तारीख को मोदी की मेरठ में रैली होने जा रही है, जो एक ज्वाइंट रैली है जिसमें जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। एक तरह से आरएलडी और बीजेपी की ये गठबंधन की पहली रैली होने जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के। अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो अभी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इस तरह की अभी रैली की कोई डेट निश्चित नहीं कर पाई है, या गठबंधन में उस तरह की मजबूती भी अभी दिखाई नहीं दे रही कि आपस में एक मंच पे दोनों धड़ के नेता एक साथ बैठे हुए दिखाई दें और चुनावी सरगर्मियों को धार देते हुए अपनी तैयारियों को मजबूत करते हुए वो दिखाई दें। इससे ये दिखता है कि अभी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसकी तैयारियां जब तक शुरू होंगी या जब तक वो लोग जमीन पे बूथ लेवल पे अपनी तैयारियों को लेकर जाएंगे, तब तक मोदी आधी रैलियों को अंजाम दे चुके होंगे। भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर लें तो आरएलडी को अपने पक्ष में करने के बाद पूरा जाटलैंड एक तरह से एनसीआर का बेल्ट पकड़े हुए, अगर हम अमरोहा की बात करें, बिजनौर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, तो बागपत की बात करें, ये जितने जिले हैं पश्चिमी यूपी के, उनको एक साथ साधने का प्रयास किया है। और उसी कड़ी में प्रथम चरण के चुनाव के पहले आरएलडी के संयुक्त तत्वावधान में और एनडीए गठबंधन की तरफ से ये एक रैली होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री आएंगे और जयंत चौधरी उसमें हिस्सेदारी करेंगे। विपक्ष अभी पश्चिमी यूपी पे उस तरह से फोकस होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है, या रैलियों की कोई डेट भी नहीं दे पा रहा। इससे इनका दिखाता है कि अभी चुनावों को लेकर अभी आपसी सामंजस्य बैठाने में भी ये पार्टियां नाकाम देखती हुई दिखाई दे रही हैं। और शायद मोदी की यही ताकत है कि अन्य दल जब तक तैयारियों में जुड़ते हैं तब तक मोदी अपनी काफ़ी तैयारियों को एक अंजाम दे चुके होते हैं। और अभी तक का जो सिनेरियो दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ठीक है उपेंद्र, आपके पास आते हुए, उपेंद्र देखिए, आज जो है बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया, चाहे अनिल बलूनी की बात कर ली जाए, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर ली जाए या माला राजलक्ष्मी शाह की बात कर ली जाए, तो आज तमाम बीजेपी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आज भाजपा के 3 प्रत्याशियों ने जिस प्रकार से अलग अलग लोकसभा सीटों से जिस प्रकार से आज नामांकन पर्चा भरा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से 22 मार्च को जिस प्रकार से ऑनलाइन तरीके से जो है वो नामांकन प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर चुके थे, लेकिन आज जो है जिस प्रकार से ऑफलाइन जो है उन्होंने नामांकन पर्चा जो है अपना दाखिल किया है। रोड शो भी पूरे हरिद्वार के अंदर जो है उनके द्वारा किया गया, जिस प्रकार से तमाम जो है भाजपा के तमाम बड़े नेता मंत्री जो हैं और उनके रोड शो में जो है जिस प्रकार से शामिल हुए। नामांकन पर्चा उन्होंने जिस प्रकार से बढ़ा, वहीं से टिहरी लोकसभा सीट से जिस प्रकार से माला राजलक्ष्मी शाह जो कि 3 बार के लगातार सांसद हैं और इस बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताते हुए उनको जो है फिर से टिकट जिस प्रकार से दिया है, उन्होंने भी अपना नामांकन पर्चा भरा और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके नामांकन पर्चा भरने के लिए रोड शो में शामिल हुए थे। और तमाम भाजपा के जो बड़े नेता हैं
वो रोड शो में शामिल हुए। वहीं तीसरे दौर में जिस प्रकार से पौड़ी लोकसभा सीट से राज्यसभा सांसद जिनको जो है अब पौड़ी लोकसभा से जो है वो टिकट दिया गया है, उनके उसमें जिस प्रकार से जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिस प्रकार से शामिल हुई थी और उन्होंने भी वहाँ पर रोड शो किया। खुद मुख्यमंत्री जो है रोड शो में शामिल हुए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और के द्वारा जो है यहाँ पर नामांकन पर्चा जो है अनिल बलूनी के द्वारा जो है वो भरा गया और वहाँ पर रोड शो और साथ साथ जो है जनसभाएं भी जो है वो की गई। अब नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और कल के दिन को छोड़कर परसों से जो है जिस प्रकार से जो है अब डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है प्रत्याशियों के द्वारा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त है कि पांचों लोकसभा सीट जो है इस बार 5 लाख वोटों से अधिक जो है वो जीत दर्ज करेगी, क्योंकि अभी जिस प्रकार से प्रदेश प्रभारी से थोड़ी कुछ ही देर पहले जिस प्रकार से पार्टी कार्यालय के बाहर जिस प्रकार से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पांचों लोकसभा सीट पर जो है इस बार उत्तराखंड का दशक, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड का दशक जो है ये होने वाला है, तो ऐसे में सभी लोग मोदी की गारंटी पर जो है वो वोट दे रहे हैं और इस बार 5 लाख के पार जो है हम जो इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास नेता नहीं है, नेता विहीन जो है विपक्ष हो चुकी है, उनके पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो चुनाव लड़ सके और जिनको वो चुनाव लड़वा रहे हैं वो परिवारवाद का शिकार हो रहे हैं। यानी कि उनका साफ निशाना जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी था कि जिस प्रकार से हरिद्वार सीट पर लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे को जिस प्रकार से टिकट दिलवाया है, क्योंकि उनकी बेटी विधानसभा चुनाव हरिद्वार सीट से ग्रामीण से जो है वो जीती हुई है। खुद भी वो इच्छा जाहिर कर रहे थे कि हरिद्वार से जो है वो चुनाव लड़े, तो ऐसे में वीरेंद्र रावत को टिकट मिलने के बाद परिवारवाद का आरोप जो है उन पर लग रहा है। तो यानी कि उनके साफ तौर पर कहना है कि कोई भी बड़ा नेता उनके पास नहीं था, तो उसके बाद घूम काम के अपने परिवार पर जो है वो आ गए और उन्होंने अपने परिवार के में ही अपने बेटे को जो है वो टिकट दिलाया है। साथ ही जो अन्य जिस प्रकार से जो प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से जो उतारे गए हैं उनके पास बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं उनके लोकसभा क्षेत्रों में वो कहीं पर दिख नहीं रहे हैं और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अगर टिहरी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो जोत सिंह गुनसोला हालांकि एक बड़े नेता जो है वो माने जाते हैं, लेकिन 2012 से अभी तक एक भी चुनाव जो है वो नहीं जीत पाए हैं और उस तरह से टिहरी लोकसभा सीटों पर जो है इस तरह से एक्टिव जो है कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो जनता के बीच जाएंगे। हालांकि उनका ये मानना है कि राजशाही को खत्म करने को लेकर जो है एक बदलाव टिहरी की जनता जो है वो चाहती है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस के अंदर दिख रही है उस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अभी एक्टिव जो है कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और क्योंकि जो बड़े नेता कांग्रेस के थे वो कई जो है वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि गंगोत्री विधानसभा की अगर बात की जाए जो कि टिहरी लोकसभा सीट में आती है, उनके जो पूर्व विधायक कांग्रेस के थे विजयपाल सजवाण वो भाजपा में शामिल जो है वो हो चुके हैं। कई टिहरी के ही कई बड़े नेता जो है वो भाजपा में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि कैसे जीत जो है वो दर्ज की जाए। और साथ ही साथ जो नैनीताल की बात की जाए, पौड़ी की बात की जाए या अल्मोड़ा की बात की जाए, अल्मोड़ा में काफी लंबे समय से जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है प्रदीप टमटा, उनका काफी लंबे समय से पहले ही विरोध चल रहा था कि अगर प्रदीप टमटा को टिकट दिया जाता है तो इस बार ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की हार निश्चित है। चलिए ठीक है उपेंद्र, वापस आपके पास में लौटूंगी। उपेंद्र चलिए देखना होगा कि डोर टू डोर कैंपेन। ठीक है उपेंद्र, वापस आपके पास लौटूंगी। ईशा भी मेरी सहयोगी लगातार चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है। ईशा देखिए, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को लेकर खबर यह है कि अब बीजेपी 13 सीटों पर अकेले लड़ने वाली है, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही पंजाब के बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ की तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी साझा की जाती है कि बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मशवरा करने के बाद ये फैसला लिया गया है पंजाब के हित में कि बीजेपी अकेले अपने दम पर 13 की 13 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव लड़ेगी। उसके बाद अगर दोपहर बाद की बात करें तो बीजेपी किस तरीके से उभर कर सामने आई है वो आप देश की राजधानी दिल्ली में देख सकते हैं कि लुधियाना से कांग्रेस के मौजूदा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस वक्त मुलाकात उनकी चल रही है दिल्ली में,
और कह सकते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर एक जोरदार झटका जरूर लगा है और साथ ही साथ बीजेपी एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर पंजाब में खुद को करती हुई नजर आ रही है। अब ये माना जा रहा है तय कि मौजूदा सांसद है रवनीत बिट्टू 2014 और 2019 में लगातार लुधियाना से सांसद बने हैं। 2009 की अगर बात करें तो श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस की टिकट पे ही चुनाव लड़ा था, सांसद पहली बार चुनकर आए थे, 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं, लेकिन अब लुधियाना से बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। और यहाँ पर कांग्रेस का भी कहना है कि बुरे वक्त पर किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा कहना है पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजावणी का। दूसरी तरफ अकाली दल की अगर बात करें, सुखबीर सिंह बादल ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसानी से जुड़ी पार्टी शिरोमणि अकाली दल है, राष्ट्रीय पार्टी कहीं ना कहीं वोटों पर राजनीति करती है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल असूलों पर चुनाव लड़ती है। ये महज शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो परवान नहीं चढ़ा है गठबंधन शिरोमणि अकाली दल का और बीजेपी का, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात अगर कर ली जाए तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल 8 सीटें खुद के लिए मांग रहा था और बीजेपी को मात्र 5 सीटें वो देना चाहता था। ईशा, वही अगर बात कर ली जाए, इसे कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक समझा जाए, चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को हटा देना और जेजेपी को बिल्कुल आउट कर देना, ये बीजेपी का कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से यहाँ पर लगातार रणनीति इस तरीके से बनाई जा रही है कि अगर जेजेपी को गठबंधन से बाहर किया गया है तो उन जगह पर जो जाट समुदाय के वोट हैं उन्हें किस तरीके से आकर्षित किया जाए। यही वजह है कि अगर हम हिसार से बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव मैदान में कैबिनेट मंत्री जो कि बिजली मंत्री हैं हरियाणा के रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय तौर पर विधायक चुन के आए थे, समर्थन उन्होंने दिया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हिसार से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उन्हें उतारा गया है और वो ओपी चौटाला के भाई हैं। ओपी चौटाला की अगर बात करें तो वो दुष्यंत चौटाला के दादा हैं। तो आप देखिए रिश्तेदारी में ही यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो उतारा गया है उम्मीदवार को, तो जाट वोट बैंक साधने की यहाँ पर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और पूरी कोशिश में बीजेपी इस तरीके से है कि जेजेपी को बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया गया है गठबंधन से। लोकसभा की 10 सीटें हैं हरियाणा में और पूरी कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। हिसार की अगर बात करें तो हिसार और सिरसा ये 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जेजेपी का दबदबा और इनेलो का ज्यादा दबदबा है। इनेलो पार्टी अभय सिंह चौटाला की है, ओपी चौटाला की है और ओपी चौटाला के भाई हैं रंजीत चौटाला, और ऐसे में चौटाला खानदान से ही वहां पर उतारा गया है हिसार में। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ये 10 की 10 लोकसभा सीटें जिस तरीके से 2019 में जीती गई थी इस बार भी जीता जाए, क्योंकि इस बार बीजेपी का मुकाबला अकेले कांग्रेस से नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर गठबंधन हो चुका है। वहीं कुरुक्षेत्र की एक सीट की अगर बात कर ली जाए जो कि हॉट सीट बनी हुई है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो समर्थन देगी। और यहाँ पर देखिए नवीन जिंदल जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, माफ कीजिएगा इतवार को ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ऐसे में आज उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। तो बीजेपी पूरी तरीके से टक्कर देने के लिए वहां पर अपने आप को मजबूत स्थिति में कर रही है। और रोहतक और सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर भी माना जा रहा है कि सोनीपत से योगेश्वर दत्त को टिकट दी जा सकती है, तो वहीं रोहतक से फिल्म अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डेवाला के नाम पर इस वक्त चर्चा चल रही है, क्योंकि रोहतक सीट जो है हुड्डा परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है और रोहतक में हुड्डा परिवार का एक तरीके से दबदबा देखने को मिलता है। विधानसभा में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो रोहतक सीट है वो बीजेपी के से होकर कांग्रेस के खाते में चली जाती है और बीजेपी की जो खाता है वहाँ नहीं खुलता है। वहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं, मौजूदा राज्यसभा सांसद है हरियाणा से। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी अब खुद को मजबूत करते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक नारा दिया गया है, एनडीए अब की बार 400 पार। इस 400 के आंकड़े को किस तरीके से पार करना है, यही वजह है कि दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेताओं पर को भी साधने का काम, वहां पर सेंधमारी का काम भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है। जी ठीक है, राघविंद लगातार मेरे साथ बने हुए। राघविंद, जिस तरीके से बात कर ली जाए यूपी की 80 सीटों पर अगर एनडीए वर्सेस इंडिया को देखा जाए तो किन किन सीटों पर जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है?
निशा, अगर जोरदार टक्कर की बात करें तो कुछ सीटें हैं, जैसे सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, नगीना हो गया, आजमगढ़ हो गया, और थोड़ा सा एक संभावना व्यक्त की जा रही है रायबरेली को कि ये वो सीटें हैं, मैनपुरी है, इटावा है, जहां पे एक टक्कर कायदे की दिख रही है। इसके अलावा हम बात कर लें तो अन्य जगहों पे इंडिया गठबंधन उतनी मजबूती से दिखाई नहीं दे रहा है जितनी मजबूती से उसे दिखाई देनी चाहिए। उसका एक प्रमुख रीजन है, प्रमुख कारण ये हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में वर्षों से थी, शायद इंडिया गठबंधन के नेता उससे भांप नहीं पाए, और यही कारण है कि अगर पश्चिम में आरएलडी को अपनी तरफ खींचा तो पूर्वांचल की अगर बात कर ली जाए या पश्चिमी पूर्वी यूपी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे सुभाषपा ओपी राजभर की जो पार्टी थी उसको अपने पाले में किया, और पहले से ही जो निषाद पार्टी है संजय निषाद की उसको अपने पाले में किया, और बहुत पहले से ही पिछले चुनाव से ही अपना दल एस जो अनुप्रिया पटेल की है उसको भी अपने पाले में साथ रखा हुआ है। तो हर जाति संतुलन को साधते हुए पश्चिम से यूपी तक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा जाल बिछाया है कि उस जाल से इंडिया गठबंधन निकल नहीं पा रहा है या तैयारियों को वो धार नहीं दे पा रहा है, जहां पे ये कहा जाए कि इन सीटों पे बहुत ज्यादा टक्कर है, कड़ी टक्कर है। हाँ, कुछ सीटें हैं जिनका मैं जिक्र किया, यहाँ पे एक टक्कर देखने को मिल रही है, और मुख्यतः लगभग 10 सीटें ही हैं जहां पे टक्कर दिखाई दे रही है, और इसके अलावा की जो भी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रही हैं। उपेंद्र राणा लगातार मेरे सहयोगी देहरादून से इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, देखिए बीजेपी कांग्रेस के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, कहां से उम्मीदवार उतारे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो उन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट से जो है जिस प्रकार से अपने उम्मीदवार को उठाया है, हालांकि अन्य जगहों पर भी उन्होंने जो है उम्मीदवार उठाए, लेकिन सांकेतिक तौर पर अगर देखा जाए तो उस तरीके का वोट बैंक जो है उनका अन्य जगहों पर जो है वो नहीं है। लेकिन खासतौर पर हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में जिस प्रकार से 2004 में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के सांसद जो है वो चुने गए थे, और उसके बाद हालांकि भाजपा और कांग्रेस की ओर से ही सांसद जो हैं अभी तक चुने आ रहे हैं, लेकिन अब उतना बड़ा वोट बैंक जो है वो हरिद्वार के अंदर भी जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आगे कह सकते हैं कि अगर बसपा की ओर से उम्मीदवार को जब उठाया गया है तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस को जो है वो ज़्यादातर होने वाला है, क्योंकि जो उनका जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की ओर को नुकसान जो है वो पहुँचा सकता है। हालांकि 4 से 5% वोट बैंक जो है वो हरिद्वार के अंदर बसपा का है, और उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं भाजपा को जो है वो होने वाला है, और अन्य जगहों पर जो है इस तरीके की स्थिति नहीं है कि जहां पर जो है बसपा जो है अपने उम्मीदवारों को जो है वो उठा सकती है। ठीक है ईशा, वहीं बात कर ली जाए, देखिए जिन सीटों पर अभी आपने जेजेपी का जिक्र किया कि ये इन सीटों पर जेजेपी जो है काफी मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे में उसके किले को ढहाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी जो है बीजेपी यहाँ पर अपना सकती है? बिल्कुल, देखिए जेजेपी की तरफ से एक तरफ दिल्ली में इस वक्त जेजेपी के जितने भी नेता हैं वो मौजूद हैं। दुष्यंत चौटाला या उनके पिता जो कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है अजय चौटाला की बात कर लीजिए, ये निर्णय लिया गया है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी, और चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भी एक निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि हो सकता है चंडीगढ़ पर भी जेजेपी चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो रणनीति तैयार की गई है, चौटाला परिवार से ही रंजीत चौटाला को हिसार में उतारा जा रहा है, जो कि जेजेपी का गढ़ माना जाता है। सिरसा की तरफ अगर हम जाएं तो सिरसा में जिस तरीके से सुनीता दुग्गल बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उनका जिस तरीके से फीडबैक जो आ रहा था वो सही नहीं आ रहा था, जो जनता है वो नाखुश थी, और ऐसे में हाल ही में आम आदमी पार्टी से जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, उन्हें टिकट दे दी गई है, सिरसा से बीजेपी में शामिल कुछ दिन पहले ही हुए हैं। ऐसे में पूरा फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से जो जाट सीटें हैं वहां पर सेंधमारी की जा सके, ताकि क्योंकि अगर हम खासतौर से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजनीति अलग तरीके की है। यहाँ पर कहा जाता है कि जाट वोट बैंक जिस तरफ जाएगा उसी की सरकार बनती है या ज़्यादा सीटें उसी की आती है। लेकिन लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें तो इस बार भी मोदी लहर देखने को मिल रही है। करनाल की भी सीट का जिक्र करना अहम हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके नाम से जाना जाता था करनाल सीएम सिटी के नाम से, और ऐसे में करनाल सीट भी अहम हो जाती है। वहां से जो मनोहर लाल खट्टर हैं
उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है और छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होने हैं और विधानसभा का उपचुनाव करनाल का भी होना है। नायब सिंह सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद है बीजेपी के, वो चुनाव वहां पर लड़ेंगे। जो सीट खाली की है वहां से मनोहर लाल खट्टर ने अपनी विधायकी त्याग कर, लेकिन बीजेपी ने उन्हें यहां पर उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में करनाल सीट भी यहां पर अहम हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोदी लहर यहां पर देखने को मिल रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल के भीतर हैं और आने वाले समय में अगर उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो मनोबल जरूर यहां पर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और ऐसे में जो समर्थन देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है वो समर्थन वो उस तरीके से नहीं दे पाएगी, लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा ये सीट निकालना। यहां पर दबाव बनाया जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर कांग्रेस की तरफ से कि वो भी यहां पर सोनीपत से चुनाव लड़े। हालांकि वो लड़े थे, 2019 का चुनाव हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की पूरी कोशिश है 10 की 10 लोकसभा सीटों पर इस बार परचम लहराए। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम गुड़गांव की बात करें, राव इंद्रजीत जो कि नाराज भी चल रहे थे बीजेपी से कि कैबिनेट में उनके लोगों को शामिल नहीं किया गया। जब यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार हुआ, नायब सिंह सैनी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वहाँ पर राव इंद्रजीत को जरूर चुनाव मैदान में उतारा गया है। और कुछ अगर हम बात करें, पुराने चेहरों को यहाँ पर बीजेपी ने उतारा है जिनका फीडबैक अच्छा आ रहा था। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि इस बार भी 2024 में 2019 और 2014 की तरह मोदी लहर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है भारतीय जनता पार्टी की ओर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, राघवेंद्र वहीं बात कर ली जाए, यूपी में नॉमिनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? अभी चूंकि होली का त्यौहार था तो उस तरह की कोई जागरूकता नहीं देखी कि तमाम नेता यहाँ पे नॉमिनेशन करें। हाँ, कल से सूचनाएं मिलेंगी कि नॉमिनेशन की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि आज से थोड़ा सा ऐसी स्थिति थी कि उत्तर प्रदेश में आधे जगह कल होली मनाई गई थी और आधे जगह आज मनाई गई, जिसमें गोरखपुर का जो क्षेत्र है वहाँ भी आज होली मनाई जा रही है। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया में अब बढ़ोतरी जो होनी है कल से दिखाई देगी और चुनावी तैयारियां भी जो दिखाई देंगी वो कल से पूर्णतः सक्रिय रूप से दिखाई देने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है उपेंद्र, वहीं अगर हरिद्वार सीट की अगर हम बात कर ली जाए तो देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को अगर आप देखेंगे, जब से उनके नाम की घोषणा हुई है तब से वो लगातार हरिद्वार में जो है काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की तरफ से तो हरीश रावत के बेटे का नाम जो है कांग्रेस की तरफ से आया है। ऐसे में कितनी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल हरिद्वार लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट जो है उत्तराखंड में जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि एक किस्म से अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री जो है ये चुनाव देखने को मिल रहा है। कि हालांकि कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिसका का जो प्रचार प्रसार कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो अपने बेटे के लिए अगर जो वोट जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो बटोरने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लगातार डोर टू डोर कैंपेन और जिस प्रकार से लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जिस प्रकार से जब वीरेंद्र रावत जा रहे हैं तो उनके साथ उनके जो पिता हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वो भी जा रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री का ये चुनाव हो रहा है। हालांकि जब सांसद जब बनेंगे तो चेहरे अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में ये देख सकते हैं कि एक हॉट सीट जो है वो हरिद्वार मानी जा रही है। और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर बात की जाए तो जब से उनको टिकट मिला है लगातार वो सक्रिय जो है हरिद्वार लोकसभा सीट पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वह जो है अपना दामन छोड़कर जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कई लोगों की पार्टी की सदस्यता जो है उन्होंने दिलवाई है। कई जगहों पर जो है इस तरीके की रोड शो और कार्यकर्ताओं से मुलाकात जिस प्रकार से हो रही है और पॉजिटिव जिस प्रकार से फीडबैक जो है क्षेत्रों से मिल रहा है, तो इससे यह लगता है कि कितने सक्रिय जो है वहां पर वो जो है दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया उपेंद्र, बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।